नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। कांग्रेस की ओर से महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंकने के साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। वहीं जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि प्रशासन और कानून व्यवस्था के मामले में राज्य की सरकार पूरी तरह असफल हो गई है। आए दिन महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, जिस पर प्रशासन नियंत्रण लगाने में पूरी तरह से असफल है। देखिए, रायपुर में जो मामला सामने आया है बहुत ही दुखद है और मुझे लगता है कि कानून का जो किला है पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है। कानून नाम की कोई चीज उत्तराखंड में रह ही नहीं गई है, क्योंकि अपराधियों का मनोबल जिस हिसाब से बढ़ रहा है, एक घटना के बाद दूसरे घटना को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन उसे रोक नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब कानून कहीं है ही नहीं। और जिस हिसाब से यहाँ देहरादून में मामले बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सोचने विषय है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी और प्रशासन के लिए भी, कैसे इन चीज़ों पर रोक लगेगी। लेकिन अपराधियों का मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब ये लोग कैसे रोकें, इन प्रशासन को शर्म आनी चाहिए जिस हिसाब से घटनाएं घट रही हैं। हल्द्वानी में अब ईजा बैणी सेना के बाद वार्डों में तहबाजारी शुल्क वसूलने के लिए दगड़ बैणी सेना की शुरुआत की गई है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए मुख्य नगर आयुक्त ने बताया कि यह दगड़ू बैणी सेना शुल्क वसूलने के अलावा जन जागरूकता अभियान भी चलाएगी। वहीं सरकार की योजनाओं के प्रसार के साथ ही असामाजिक गतिविधियों पर भी नजर रखने का काम करेगी। अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है, ANULM योजना है। उसके अंतर्गत जो स्वयं सहायता समूह होते हैं उनका एक संगठन है। दीनदयाल अंत्योदय योजना जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को कैसे लाभ पहुंचाएं। इस उद्देश्य को लेके ये दगड़ू बैणी सेना बनी हुई है। इसमें एक तो हमारे स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, दूसरा जो काम हम कर रहे हैं वो भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए कर रहे हैं। इसमें हमारा पहला जो उद्देश्य है वो ये है कि ऐसे शहर में ऐसे निवास करने वाले लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और जिन्हें केंद्र अथवा राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, PM स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना है और स्वच्छ भारत मिशन है, स्वनिधि से समृद्धि है, दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक हैं, स्वतः रोजगार है। इन सारी चीजों का लाभ पहुंचाने के लिए, जन जन तक सूचना पहुंचाने तक, जानकारी पहुंचाने के लिए दगड़ू बैणी हमने बनाई है। उत्साह तो बहुत है, क्योंकि नया काम है। नगर निगम द्वारा हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से अच्छा अपना काम कर सकें। यहाँ पे 2-3 मीटिंग हो चुकी है। सर लोगों ने पहले हमें समझा रखा है किस तरीके से हमने मैदान में उतरना है, किस तरीके से हमने लोगों को समझाना है, फड़फेरी वालों को, कि अपने आसपास सफाई करनी है, उनसे पर्ची क्या कहते हैं जो शुल्क होता है उसे लेना है, नगर निगम को फिर जमा करना है। महिलाएं हमारी जो सम्मिलित हैं, जो नए क्षेत्रों में तहबाजारी वसूलने का कार्य करेंगे और कहीं ना कहीं नगर निगम की इनकम भी बढ़ाएंगे और महिला सशक्तिकरण की ओर ये बढ़ाया हुआ कदम। और मुझे उम्मीद है कि जैसे बैणी सेना ने अच्छा कार्य किया, देश विदेश में हमारे नगर निगम हल्द्वानी को पहचान भी दिलाई और हमारा नगर निगम इसके लिए पुरस्कृत भी हुआ। मुझे उम्मीद है कि ये दगड़ू बैणी सेना भी अच्छा कार्य करेगी और कहीं ना कहीं हम हल्द्वानी शहर को एक बेहतर शहर बनाने का जो संकल्प हमने लिया उसको हम पूरा करेंगे। देहरादून स्थित जिला आबकारी कार्यालय में जिला आबकारी अधिकारी कैलाश चंद्र बिंजौला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि प्रदेश में पिछले कई दिनों शराब की दुकानों में ओवर रेटिंग की बात सामने आई थी, जिस पर आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए कई दुकानों पर छापा मारकर जुर्माना लगाया, जिसके बाद दुकानदारों में दहशत का माहौल है। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। फिलहाल इस समय जिले में जब से मैं हूँ, ओवर रेटिंग में काफी अंकों से रुका हुआ है। ऐसा हमारे यहाँ 5 इंस्पेक्टर हैं, वो अपने क्षेत्रों में लगातार कार्रवाई करते हैं। जो दुकान ओवर रेटिंग उसके संबंध में है, ठीक है, इसमें जो भी संबंधित आपसे है आप मैं बता सकता हूँ, उस पर कार्रवाई करेंगे। हम तो जहाँ जहाँ शिकायत है, हमारे जो टीम है दुकानों पर जारी चेक कर रही है, जहाँ जहाँ उन्हें मिला वहाँ कार्रवाई कर रही है। राजधानी देहरादून में दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पुलिस ने अभिषेक नाम के युवक को मुख्य आरोपी बताया है। वहीं घटना को लेकर
एसएसपी अजय सिंह ने मीडिया को बताया कि युवती के परिजनों की ओर से दी गई तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने युवकों को हिरासत में ले लिया है। वो करीब 4:30 बजे थाना रायपुर पर एक पीड़िता के जो पिताजी और उनके साथ उनके परिजन 3 लड़कों को लेकर पहुंचे थे और उनके द्वारा बताया गया था कि उनकी बेटी जो है जिसकी जो बालिग है वो किसी काम से वहां पर जो फेरी लगाते काम करते हैं छोटे मोटे, और वो वहां पर अपने मदर के साथ थी, लेकिन वो 12:30-1 से मिसिंग है, वहां पर नहीं मिली है, जिस संबंध में उनके द्वारा विभिन्न स्थानों पर अपने परिजनों के साथ ढूंढ खोज की जा रही थी। क्योंकि इस प्रकरण के द्वारा ये भी बताया गया कि जो पीड़िता है, उनकी बेटी है, उसको उन्होंने चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के लिए अभी भेजा है जैसा उसको लग रहा है, और वो शिकायत अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आए हैं। क्योंकि जैसे ये संवेदनशील प्रकरण प्रकाश में आया कि ऐसी कोई घटनाक्रम जो बताई गई उनके द्वारा दुष्कर्म की और इसमें अन्य लोग के संलिप्त होने की संभावना बताई गई, तत्काल उनको तहरीर लेकर इसमें मुकदमा दर्ज करने के लिए बताया गया। हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में सीआर का आतंक छाया हुआ है। दरअसल सीआर ने 15 से भी अधिक लोगों को घायल कर दिया है, जिसमें से एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल लोगों ने बताया कि कई लोगों को काटने के बाद सीआर ने जानवरों पर भी हमला किया। वहीं मामले में एक क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने डीएफओ वन विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर शीघ्र कार्रवाई करने की बात कही है। सीआर है वो बहुत शर्मीले स्वभाव के होते हैं और इंसानों के संपर्क में नहीं आते हैं। जनरली रात को ये सक्रिय रहते हैं, तो ये घटना जो है बहुत रेयर है और हम लोग भी इसकी जांच करवा रहे हैं। जो एक वहाँ पे सीआर की बॉडी भी मिली है, तो उसका हम लोग पोस्टमार्टम करा के और उसके सैंपल्स जो हैं, जो लैब्स हैं, वहाँ भेज रहे हैं और उसके बाद पता चल पाएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। हमने 4 कैमरा ट्रैप्स लगाए हैं, 2 टीमें हमने बना दी हैं लगातार उस क्षेत्र में गश्त करने के लिए, और जो है ड्रोन से भी हम उस एरिया का जो है सर्वे करवा रहे हैं। तो लगातार हम इसमें काम कर रहे हैं। राजधानी देहरादून से महज कुछ दूरी पर सिलवालगढ़ गांव में आपदा से भयानक नुकसान हुआ। गांव की खराब हालत को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर गांव के हालात भी बताए। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। वहीं अब इसको लेकर ग्रामीणों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। वहीं इन सबको लेकर हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने ग्रामीणों से बात कर गांव की स्थिति का जायजा लिया। ये रिपोर्ट देखिए। देहरादून राजधानी से 15 किलोमीटर दूर एक गांव है सिलवालगढ़, जहां पर के ग्रामीण कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस धरना प्रदर्शन की मुख्य वजह यह है कि आपदा में इस बार यहाँ के गांव तबाह हो गए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस प्रकार से आपदा ने भयानक रूप लेकर के यहाँ पर ग्रामीणों को परेशान किया। आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी बड़ी शिलाएं यहाँ पर पहाड़ पर से गिरी हुई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर देखने को मिल रही है, जब गांव पहुंचा गया, जब हमारी टीम गांव पहुंची, तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पक्की सड़कें दिखाई दी जा रही है, लेकिन उसके बाद से सड़क बिल्कुल नदारद है। यानी कि इस आपदा ने सड़क को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। यहाँ जो मैं खड़ा हूँ अभी, यह एक पुलिया है जहाँ से नीचे नदी भी बह रही है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक जल स्रोत है जहाँ पर लगातार सरकार बात कर रही है जल बचाओ, जंगल बचाओ, जमीन बचाओ की। तो वहीं आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ना तो सड़क है, और इससे पहले आपदा से पहले यहाँ पर सड़कों की स्थिति काफी अच्छी थी। ग्रामीण गांव वाले काफी खुशहाल थे, यहाँ पर खुशी से सभी लोग रहते थे। लेकिन आपदा के बाद यहाँ पर गांव की आप देखें किस तरीके से स्थिति हो गई है। कई घर यहाँ पर टूट गए थे। सरकार तो तमाम दावा कर रही है कि मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों ने इसकी शिकायत भी की और इसकी शिकायत को जिलाधिकारी, उस समय सोनिका थी तो सोनिका से शिकायत की गई, लेकिन उनके तमाम शिकायतों के बावजूद भी किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं किया जाए कुछ ग्रामीणों के द्वारा। आइए सबसे पहले बात करते हैं ग्रामीण से कि किस वजह से यहाँ पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, मेरा सबसे पहला आपसे प्रश्न है कि क्या वजह रही प्रदर्शन करने की? ये सिलवालगढ़ में पिछले माह 21 अगस्त को आपदा आई थी, और आपदा के दौरान यहाँ पर जो सड़कें थी वो क्षतिग्रस्त हुई थी, खेती बाड़ी थी सब दब चुकी थी। जहां हम इस समय बैठे हुए ये जल स्रोत है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है जल स्रोतों को कि वह हम प्राकृतिक स्रोतों को जिंदा करेंगे, लेकिन जो स्रोत दबा हुआ है आप उसको नहीं हटा पा रहे एक स्रोत को।
तो हमारा जो आज यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन या उपवास का वैसे मेन हमारा वो कार्यक्रम था गांव वालों के साथ, तो कि भाई यहाँ की जो सड़कें हैं उसको ठीक करो, यहाँ जो पुश्ते लगाने थे उन पुश्तों को लगाओ, जहाँ से भूस्खलन हो रहा है इसकी रोकथाम करिए, क्योंकि फिर 6-9 महीने बाद फिर बरसात आ जाएगी, आपके 9 महीने तो ऐसे ही चले जाएंगे। खेती बाड़ी का लोगों को नुकसान हुआ है, उसका आप मुआवजा 2500 रुपए दे रहे हैं। 2500 रुपए में तो जितना मलबा यहाँ लोगों के घरों में घुसा, आज तक अगर आप वहाँ देखेंगे तो मलबा कल भी लोग साफ कर रहे थे अपने आंगन का, और किसी किसी के यहाँ आप नीचे की तरफ जाओगे तो देखना पूरे उसमें मलबा भरा पड़ा हुआ है खेतों में। आपने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा, क्या हुआ उसके बाद? कुछ जिलाधिकारी जी तो यहाँ मौका में आने करके गई थी, हमने उनको मैसेज करा था, जिस दिन आपदा आई मैंने उनको मैसेज करा, वो सुबह आई थी यहाँ पर, पूरे क्षेत्र में उन्होंने दौरा करा, उनके साथ पूरा लाव लश्कर था, लेकिन वो लाव लश्कर आता है, एक दिन आता है फिर उसके बाद गायब हो जाता है, उसके बाद कोई सुधरने वाला नहीं होता ग्रामीणों की। आइए बात करते हैं गांव की कुछ महिलाओं से भी कि उन पर क्या वो बीत रहा है, किस प्रकार से उनका घर था पहले और अब क्या रहा, सड़कों की खस्ता हालत किस प्रकार से, इस पर भी कुछ महिलाओं से बात करते हैं। क्या बताएं भैया, हम बस ऐसे। कितने परेशान हैं आप? परेशानी काफी हुई हमें, उस टाइम तो हमें बहुत सी दिलासा दिलाई गई है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब 1.5 महीना हो गया और कोई भी वहाँ कार्रवाई नहीं की गई, तो हम इसलिए धरना पर बैठ गए कि हमारे ये जल स्रोत है, जल स्रोत भी दब गया है। उस टाइम तो ऐसा कहा गया कि जिप्सी लगी हुई है, हम इसे कुछ दिन में निकाल देंगे जल स्रोत। हमारा जल स्रोत ऊपर से भी टूट गया, यहाँ का भी दबा हुआ, बताओ हम कहाँ जाएंगे, कहाँ का पानी पीने की बहुत दिक्कत होती है सर, पानी पीने के लिए बहुत दिक्कतें होती हैं। यहाँ रास्ते भी नहीं रहे, हमें बहुत दिक्कतें होती हैं आने जाने के लिए, रोड भी खत्म हो चुकी है सर, और यहाँ कोई भी अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं, कोई भी व्यवस्था ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। सरकार कहती है और उसके बाद पेट पलट के चली जाती है, कुछ भी नहीं बोल देते हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ पर मातृशक्ति भी परेशान हो गई है। वहीं सबसे बड़ी बात है कि इनका साथ देने के लिए यहाँ पर कांग्रेस से भी लोग आए हैं, कांग्रेस के महामंत्री और पूर्व राज्य मंत्री नवीन जोशी और साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष नौटियाल भी मौजूद है। ये सबसे पहले बात करते हैं नवीन जोशी से। सर, आप जो यहाँ पर आज पहुंचे हैं स्वच्छता दिवस के दिन, आप किस रूप में देखते हैं कि शहर को, मतलब राजधानी से महज 15 किलोमीटर दूर कितनी स्वच्छता है, और जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान है मुआवजा देंगे, या इन्होंने जिस प्रकार से कहा मुआवजा देना है, 15,000 रुपये मुआवजा मिला, किस प्रकार से इसको आप देखते हैं? देखिए, सरकार के जो दावे हैं कि आपदा में हम राहत कार्य करिए, ये सारे खोखले साबित हो रहे हैं। आज ये राजधानी देहरादून का मामला है, मात्र घंटाघर से 12 किलोमीटर दूर ये पड़ता है। तो आज हम यहाँ पर आए हैं, जितेंद्र बिष्ट जी हमारे सहयोगी हैं, तो इनके बुलावे पे हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो काफी लंबे समय पे ये आंदोलन कर रहे हैं। जिस दिन यहाँ पे बादल फटा, आपदा आई, लोगों के घरों में पानी भर गया और सब फसल इनकी नष्ट हो गई, तो इन्होंने जिलाधिकारी को सूचना दी। जिलाधिकारी सोनिका जी थी, वो मौके पे आई। पहली बार तो जिलाधिकारी यहाँ मौका स्थल पर आने को ही तैयार नहीं है। वो उनके जो सहयोगी थे वो कह रहे हैं रोड पे आ जाइए, जिलाधिकारी आए हैं। ये किस प्रकार के प्रदेश के अंदर सरकार चल रही है? चलिए, जिलाधिकारी मौके पर आई, उन्हें मुआयना भी किया। आज इस बात को 1.5 महीना हो गया, लेकिन कोई सूद नहीं लिए, कोई इनको मुआवजा नहीं मिला। अभी भी हम यहाँ पे धरना स्थल पर पहुंचे हैं तो सारी रोड टूटी पड़ी है, लोगों की फसलें सारी बर्बाद हो चुकी है। ये प्राकृतिक स्रोत की सरकार बात करती है कि हम टूरिस्ट को बढ़ावा देंगे और जो ग्रामीण से लगते हुए जो क्षेत्र हैं उनको उत्थान के लिए, उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हम नीति लेकर आएंगे। ये इनका स्रोत तो यहाँ पे खुद दबा पड़ा हुआ है। सरकार ने ऐसी कोई पहल नहीं करी कि यहाँ पे स्रोतों को हम खोलें, यहाँ के रोडों को हम बनाएं। जो लोगों की फसल नष्ट हो गई है, जिनका नुकसान हो गया है, उनको कोई मुआवजा दे। 2,000 रुपए मात्र मुआवजे की बात कर रहे हैं। अगर घर में पानी घुस गया है, मिट्टी घुस गई है, तो 4 मजदूर बुलाओ तो उसमें भी 4,000 रुपए लग जाता है। तो सरकार लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है और इनके जितने भी वादे हैं ये खोखले साबित हो रहे हैं। नैनीताल जिले का छोटा हल्द्वानी गांव टूरिस्ट प्लेस बन गया है। बता दें कि उत्तर भारत की पहली आयरन फाउंड्री 1856 में नैनीताल जिले में कालाढूंगी के पास छोटी हल्द्वानी गांव में खोली गई थी। यह फाउंड्री अब पर्यटकों के लिए भी बहुत खास बन गई है। इस इलाके में काली चट्टानों की खोज के बाद अंग्रेजों ने इस फाउंड्री को बनवाया था। यहां से आयरन निकाला जाता था। आसपास के जंगलों की बर्बादी की वजह से इसे 1876 में बंद कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए।
उत्तर भारत की पहली आयरन फाउंड्री 1856 में उत्तराखंड के नैनीताल जिले में काला ढूंगी के पास छोटी हल्द्वानी गांव में खोली गई थी। ये फाउंड्री अब पर्यटकों के लिए भी बहुत खास बन गई है। इस इलाके में काली चट्टानों की खोज के बाद अंग्रेजों ने इस फाउंड्री को बनवाया था। यहाँ से आयरन निकाला जाता था। आसपास के जंगलों की बर्बादी की वजह से इसे 1876 में बंद कर दिया गया था। हमारे देश में रेलवे का डेवलपमेंट कर रहे थे अंग्रेज, तो उनको लोहे की आवश्यकता पड़ी, तो यहाँ पर आयरन ओर पाया जाता है। उस आयरन ओर को गला के इस भट्टी में यहाँ पर लोहा तैयार किया जाता था। इस लोहे को ही ठंडा करने के लिए यहाँ पर अंग्रेजों ने बौर रिवर से बौर कैनाल बनाई। उस कैनाल का पानी लोहे को ठंडा करने के लिए उपयोग में लाया जाता था। और इस लोहे को गर्म करने के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ी, तो यहाँ पर जंगल काफ़ी कटने लग गए थे। तो जंगल को बचाने के लिए उसमें तत्कालीन जो हमारे यहाँ पर कुमाऊं कमिश्नर थे सर हेनरी रैमजे, उन्होंने देखा कि इसी प्रकार से अगर हम लोहा बनाते रहेंगे तो हमारे यहाँ का काला ढूंगी का जंगल खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने 1876 में इसको बंद करा दिया था। जो काला ढूंगी जो नाम है, ये समझ लीजिए काला ढूंग यानी ढूंग को पत्थर कहते हैं, यानी काले पत्थरों से लोहा, कच्चा लोहा बनाने का काम उस समय किया जाता था ब्रिटिश काल में। और डेविड एंड कंपनी थी, 1858 में उसने आयरन फाउंड्री वहाँ स्थापित की। अगर आप वहाँ जाएंगे तो 4 वहाँ पे संरचनाएं भी मिलेंगी जहाँ पे गलाया जाता था पत्थरों को और उससे लोहा बनाया जाता था। एक बौर कैनाल है, वो नदी है जिससे उसको ठंडा करने का काम पानी आता था। तो पूरी बौर नदी से नहर लाई गई थी बहुत कई किलोमीटर की और उस फाउंड्री तक पहुंचाई गई थी। विरासत बन चुकी इस फाउंड्री को देखने के लिए बहुत से लोग छोटी हल्द्वानी गांव में पहुंचते हैं। आज मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आयरन फाउंड्री देखने आया था काला ढूंगी पे, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे देख के कि यहाँ पे लोहा कैसे बनता है। हमें सीखने को मिला कि कैसे यहाँ पे लोहा बनता है। और उससे पहले हमने सुनने में आया था, हमने पता करा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे पेड़ वेड़ कटते तो इस वजह से आयरन फाउंड्री बंद हो गई थी। तो इसलिए काफ़ी नई चीज़ आज एक हमने देखी। उत्तर भारत की पहली आयरन फाउंड्री यहाँ पे है, जिसे देख के हमें काफ़ी अच्छा लगा। और हम चाहते भी हैं सरकार से कि इसमें कुछ काम वाम कराया जाए और इसे आगे बढ़ाया जाए। और ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग इस इलाके का विकास के साथ साथ सौंदर्यीकरण भी कर रहा है। अल्मोड़ा में जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट ने वैसे पौधों पर रिसर्च शुरू किया है जो खासकर पहाड़ी जगहों पर हिमालय के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। संस्थान के डायरेक्टर का कहना है कि इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले 771 किस्म के पौधों की पहचान की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट ने वैसे पौधों पर रिसर्च शुरू किया है जो खासकर पहाड़ी जगहों पर हिमालय के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रही हैं। संस्थान के डायरेक्टर का कहना है कि इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले 771 किस्म के पौधों की पहचान की गई है। ये हरित आक्रमणकारी आए कहाँ से? यहाँ के नेटिव स्पीसीज नहीं है। यहाँ की जो हमारी इकोसिस्टम की अपनी प्रजातियाँ नहीं, वो बाहर से आई हैं। बाहर से आके 2 चीज़ होती, या कि बाहर से आके चुपचाप रहती तब भी ठीक था, लेकिन बाहर से आके उन्होंने हमारी जो स्थानीय प्रजातियाँ हैं उनका एक अस्तित्व उसको संकट में लिया है। और जब हमारी स्थानीय प्रजातियों का अस्तित्व संकट में आता है तो ये समझिए कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र का ताना बाना बिगड़ जाता है। जानकारों के मुताबिक कुरी, लेंटाना और पार्थेनियम जैसी किस्मों की वजह से लोकल पौधे खत्म हो रही हैं। इनमें जंगल में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही है और पानी का स्तर कम हो रहा है। इन पौधों से घास के मैदानों को भी नुकसान पहुंचता है। नतीजा ये निकलता है कि मवेशियों के लिए चारे की कमी हो जाती है। जंगली जानवर इंसानी बस्तियों का रुख करने लगते हैं और आपसी संघर्ष बढ़ता है। हरिद्वार में आने वाले तीर्थयात्रियों का कुल पुरोहित पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, जिससे उनके पूर्वजों के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। बता दें कि हरिद्वार आने वाले तीर्थयात्री यहां पारंपरिक रूप से अपने कुल पुरोहित या परिवार के पुजारी से मिलते हैं। ये पुजारी एक बही रखते हैं जो एक तरीके का बही खाता होता है। इसमें वो तीर्थयात्रियों के आने और उनकी यात्रा का उद्देश्य दर्ज करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार आने वाले तीर्थयात्री यहाँ पारंपरिक रूप से अपने कुल पुरोहित या परिवार के पुजारी से मिलते हैं। ये पुजारी एक बही रखते हैं
जो एक तरह का बही खाता है। इसमें वो तीर्थ यात्रियों के आने और उनकी यात्रा का उद्देश्य दर्ज करते हैं। देखिए, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से इसका अति प्राचीन महत्व है। इसके बिना पहले तो कोई यात्रा ही पूरी नहीं मानी जाती थी। जब तक वो अपने कुल पुरोहित की वही में नाम दर्ज ना कराए, तब तक क्या पता कि वो कौन है, क्योंकि पुरोहित की पहचान हमारे रिकॉर्ड से ही है। ब्राह्मण तो हरिद्वार में मान लिया जाए 2.5 जा रहे हैं, सब ब्राह्मण हैं। किसी से भी आप पूजा करा सकते हैं, किसी को भी नमन कर सकते हैं, किसी का भी सम्मान कर सकते हैं, किंतु आपके बुजुर्ग कहाँ आए, आपका इतिहास कहाँ है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका कुल पुरोहित ही बता सकता है। कुल पुरोहितों के इन बही खातों में तीर्थ यात्रियों के पूर्वजों के नाम लिखे होते हैं, जो यहाँ अक्सर पूजा पाठ या दर्शन करने आते हैं। बही जितनी भी ये बहियात हैं, ये तीर्थ पुरोहित और तीर्थ यात्री के बीच की जो कड़ी है वो ये बही है। इसी बही के द्वारा ही तीर्थ और तीर्थ यात्री का, तीर्थ पुरोहित का संबंध पता चलता है कि कौन किसका तीर्थ पुरोहित है और कौन किसका यजमान है। ये परंपरा तो सब भगवान राम के समय से ही चलती आ रही। 16वीं शताब्दी से कागज का इतिहास है, जब से ही हमारे पास ये रिकॉर्ड है, और इसी रिकॉर्ड प्रणाली के अनुसार ही ये सब कुछ है, परंपरा चलती है। तीर्थ में आने के बाद तीर्थ यात्री सबसे पहले अपने पुरोहित को इसीलिए ढूंढता है क्योंकि तीर्थ में तीर्थ पुरोहित के अलावा उसका यहाँ पर कोई भी अपना नहीं होता है। कुल पुरोहितों से मिली जानकारी हरिद्वार आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए काफी उपयोगी होती है। इससे उन्हें अपने पारिवारिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यही वजह है कि यहाँ अक्सर तीर्थ यात्रियों का जमावड़ा लगा रहता है। हम जब यहाँ आते तो हमारे जो है पहले से पुरोहित ढूंढते हैं, हमारे यानी हम बिहार से हैं तो हमने पुरोहित को ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद हम पता चल जाता है कि हमारे बिहार से हैं। हमारी सारी डिटेल इनके पास होती है, हमारे पूर्वजों की, दादा परदादा, पूरा बैकअप होता है इनके पास, जिससे हमें अपनापन लगता है। फिर हम ये हमारे जो विधि व्यवहार है जैसे उस तरह से पूजा पाठ सारा संपन्न करा देते हैं, क्रियाक्रम जो भी है अच्छे से कराते हैं। ये कुल पुरोहित और उनके अभिलेख काफी अहमियत रखते हैं। वो इसके जरिए किसी भी शख्स के पूर्वजों का पता लगाने में मदद करते हैं, जिससे ये जानकारी आने वाली पीढ़ी को भी मिलती रहे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।